नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बीती रात जब घड़ी रात के 1:52 बता रही थी, तभी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट आया जो देश में सबको हैरान कर गया। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, लगता है 2-in-1 यानी 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के इनसाइडर मुझे बता रहे हैं कि रेड की योजना बनाई जा रही है। ईडी आपका खुले मन से इंतजार है, चाय बिस्कुट मेरी तरफ से। राहुल गांधी का ये पोस्ट ऐसे समय में आया जब वो वायनाड क्राइसिस पर पीड़ितों का दर्द बांटने गए, जहां उनकी सारी संवेदनाओं के बावजूद कैमरों की मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कितने कैमरे थे सोशल मीडिया पर ही किसी ने कहा 36 कैमरे, किसी ने कहा 25 कैमरे, किसी ने सवाल उठाया कि वायनाड में लोगों को दुख दर्द बांटने के लिए इतने कैमरों की क्या जरूरत थी। लेकिन सवाल सिर्फ कैमरों का नहीं है। राहुल गांधी का ये पोस्ट ऐसे समय में भी आया जब लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान के बाद से राहुल गांधी खुद की जाति को लेकर घिरे दिख रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि त्रासदी के बीच पब्लिसिटी और जाति के चक्रव्यूह में फंसने के बाद क्या ये राहुल गांधी का विक्टिम कार्ड है? जून 2022 में 5 दिनों तक 55 घंटों से अधिक समय तक राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। नेशनल हेरल्ड भ्रष्टाचार केस में राहुल गांधी आरोपी हैं और 2015 से ट्रायल कोर्ट की बेल पर बाहर हैं। मुझे नहीं पता आगे ईडी उनसे पूछताछ करेगी या नहीं करेगी, अगर करेगी तो कब करेगी, लेकिन ईडी के जांच के दायरे में तो राहुल गांधी पहले से हैं। ये एक फैक्ट है। लेकिन जब अभी ईडी की किसी कार्रवाई की ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, हाल में ईडी ने कोई समन भी नहीं दिया है, फिर रात के लगभग 2 बजे राहुल गांधी का ईडी वाला पोस्ट किस आधार पर हुआ? राहुल गांधी कहते रहे कि ईडी सीबीआई मोदी के इशारे पर चलते हैं। फिर ऐसा कौन सा सो कॉल्ड भेदिया है जो राहुल गांधी को ऐसी इंफॉर्मेशन तब दे रहा है जब वो वायनाड में है? कहीं डरो मत डराओ मत वाले राहुल गांधी खुद डर का खेला तो नहीं खेल रहे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी यानी कि एलओपी बने राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा का आरोप क्या सही है? सवाल पब्लिक का आज यही है। सोशल मीडिया पर आज ये भी खूब चला कि राहुल में केजरीवाल से आगे निकलने की होड़ है और रात 2 बजे का सोशल मीडिया पोस्ट जो सिर्फ सो कॉल्ड इनसाइडर्स के आधार पर है, उसी का नतीजा है। मैं दोहरा दूं कि ये मैं नहीं कह रही, कई लोग ऐसा सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। शायद इसलिए लिख रहे होंगे कि केजरीवाल भी ऐसे ट्वीट करते रहते थे जब ईडी से उनकी पूछताछ होनी थी, बल्कि जब उनका नाम कहीं ईडी की पूछताछ के आसपास भी नहीं था। वैसे राहुल गांधी के लिए भी ये पहली बार नहीं है कि खुद के खिलाफ ईडी की जांच पर राहुल गांधी का कोई हैरान करने वाला बयान आया हो। उन्होंने इसी साल मई में लखनऊ में खुद से हुई ईडी की पूछताछ को लेकर क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए। ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा था, मैं आया नहीं, मां गंगा ने बुलाया है। और राहुल गांधी 2022 की ईडी पूछताछ को लेकर सिर्फ 3 महीने पहले कह रहे थे, मैं बुलाया नहीं गया, आया हूं। गजब पावर था।
राहुल गांधी अपनी मर्जी से ईडी पूछताछ में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? राहुल गांधी के इस बयान से तो यही लगता है, लेकिन 3 महीने में ईडी को लेकर राहुल गांधी का ऐसा नजरिया बदला कि रात 2 बजे खटाखट सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, ईडी आने वाली है। खैर, ईडी रेड की जो सो कॉल्ड इनसाइड खबर राहुल गांधी को मिली है, उस खबर ने विपक्ष के उनके साथियों को नए सिरे से ये बताने का मौका दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। सुनिए उनके अलायंस पार्टनर्स के ये बयान। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। ईडी उनके हाथ का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने वाला है, तो उसकी धमकी देने पर मत बोलो ये इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, हम मुकाबला करेंगे किसी जोर और जुल्म का। पर चक्रव्यूह की जो बात कही है ना, कायम रहेगी। सर, बीजेपी जो है वो एक बार फिर से यही कह रही है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, और मीडिया अटेंशन की वजह से इस तरीके का जो बयान है वो दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को मीडिया अटेंशन की जरूरत नहीं, मीडिया खुद उनको भरपूर जितना चाहिए सच्चाई के हिसाब साथ देता है। तूने मीडिया अटेंशन की बीमारी तो उनके प्रधानमंत्री को है, जो 6 कैमरे लगवा के टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। राहुल गांधी को जरूरत नहीं है। वायनाड में मौजूद राहुल गांधी का दावा है कि उनका चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया, इसलिए ईडी रेड की प्लानिंग की गई। लेकिन राहुल गांधी के इसी चक्रव्यूह भाषण के बाद अनुराग ठाकुर का जवाबी भाषण हुआ था। इस जवाबी भाषण में अनुराग ठाकुर ने जैसे कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, तो राहुल गांधी उसे अपनी इंसल्ट मान बैठे थे। ऐसा हंगामा हुआ कि कांग्रेस खेमे ने अगले दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश की। लेकिन आज तुर्रा ये है कि नरेंद्र मोदी डर गए। मुझे समझ में नहीं आता, 2 मिनट में मोदी तानाशाह हो जाते हैं, 2 मिनट में डर जाते हैं। भाई, अपनी बात पर कुछ तो टिको, कुछ देर तो सब्र कर लो। मैं आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर के जवाबी भाषण में सिर्फ वही बयान वायरल नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के समय के घोटालों का हलवा गिनाने के बाद पूछा था कि हलवा फीका था या मीठा। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ओबीसी का नया मतलब बताया, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। अनुराग ठाकुर ने सवाल के लहजे में यह भी कहा था कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं होता। इस सब के बीच जब राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है, तो एनडीए के नेताओं का जवाब क्या है वो भी सुनवाते। कि राहुल गांधी को 2 बजे रात को ये किसी ने बोल दिया होगा कि बस ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोग वायनाड के बारे में नहीं पूछे। आधा घंटे 45 घंटे वे वायनाड में थे। मुझे लगता है ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसी तरह उससे निपट कर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं। छापा मारेगी किसी को, जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोग मारा जाता है प्राकृतिक दुर्योग का कारण, वो समय में ईडी का याद नहीं रखूंगा। लेकिन आप राहुल गांधी का विडंबना देखिए, वो समय भी और राजनीति करने का उनका पास समय है। वो व्यक्ति का मानसिकता एक बार आप लोग सोच लीजिए, कैसा अद्भुत मानसिकता होगा। तो आज सवाल पब्लिक का है, आखिर रात के 2 बजे राहुल गांधी ईडी के डर से बेचैन क्यों हो गए?
जात चक्रव्यूह और कैमरा पब्लिसिटी के घिरे राहुल गांधी ईडी का ढोल पीटकर खुद का डर भगा रहे हैं या मोदी को डरा रहे हैं? एलओपी बने राहुल गांधी पर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा का बीजेपी का आरोप कितना दमदार है, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आपका स्टूडियो में। सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, कांग्रेस के नेता हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी, ये रात के 2 बजे कौन सपने में आ गया था जो इतना डरा गया? रोज कहते हैं कि मोदी डरे हुए हैं, मोदी डरे गए हैं, अब खुद का डर सामने आ रहा है। अगर चक्रव्यूह वाली स्पीच से मोदी डर ही गए थे तो राहुल गांधी को ईडी का डर क्यों सता रहा है? और वायनाड में जहां 330 लोगों की मौत हो गई है, जहां वो रिलीफ कार्य देखने जा रहे हैं, संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, वहां भी ईडी का डर उन्हें सता रहा है। क्या ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा चार्ज सही है? नाविका जी नमस्कार। सबसे पहले आपको और फेलो पैनलिस्ट यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हमको ये नहीं मालूम था कि भाई कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए उसका भी कोई ऑफिशियल टाइमिंग है। 2 बजे रात का हो, सुबह 6 बजे हो या दिन का 12 बजे हो, ऐसा कोई टाइमिंग मेरे को ध्यान में नहीं आता है। लेकिन बहरहाल जब आप कह रहे हैं मुद्दा के बात पे, देखिए ये तो एक कहावत है और बहुत ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है देश में कि जब जब मोदी जी को डर लगता है तो वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे करते हैं। ये तो सब कोई कह रहा है, ये तो मैं नहीं कहता हूं। और आपको तो बहुत बखूबी मालूम है कि मोदी जी किस तरह से पार्लियामेंट में जो है कि मतलब चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो ना तो उनका मंत्री कोई जवाब दे पा रहे, गोल गोल घुमाकर हर चीज में जवाब है, ना तो मणिपुर में पिछले साल जवाब दे पाए, और ना इस साल जो है कि उनका बजट का नाकाम जो बजट है जिसमें पूरा देश उनका विरोध कर रहा है इस बजट का, उसमें भी उनका पास में कोई जवाब नहीं है। तो आप किसी ना किसी से जो है कि पिछले साल भी जिस तरह से ईडी से इंटरोगेशन करवाया राहुल गांधी का, इस बार भी और भी जायज की बात है। जैसे जो वोकल जो पार्लियामेंट्रियन है, जैसा महुआ मोइत्रा, कोई कारणवश बगैर कोई कारण के जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, राहुल गांधी को जिस तरह से अदालत में घसीटा गया, और ये सब तो देश का जनता देख रही है। आज यहां पे कोई ऐसा बात नहीं है कि भाई ईडी जो है कि जो को निष्पक्ष होकर काम कर रही है। संजय रावत को 100 दिन के लिए अंदर कर दिया, लेकिन फिर कोर्ट ने कमरुज़्ज़मान चौधरी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। ये सरकार ईडी, सीबीआई गलत इस्तेमाल करती है, ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करती है, अपने लीडर को नहीं टारगेट करती। मैं हर बात पर आपके साथ सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, 100% नहीं 200%। लेकिन रात के 2 बजे इमरजेंसी क्या थी कि उनको ईडी के सपने आने लगे? मैं सिर्फ उतना सा सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ईडी ने ना कोई समन भेजा है, ना ईडी में हमने अपनी जानकारी, हम हमेशा जानकारी लगते हैं, ऐसा कोई वहां पर सुगबुगाहट नहीं थी। अब राहुल गांधी के पास डिक्टेटरशिप में ऐसे सोर्सेज हैं जो मीडिया के पास भी नहीं, जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई रेड होने वाली है रात के 2 बजे, और वो भी जब वो संवेदना प्रकट करने वायनाड गए हैं जहां 300 से अधिक लोग मर गए, वहां पर उन्हें ईडी की याद क्यों आ रही थी 2 बजे? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि समझना चाहती हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। आपको बखूबी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, देश का जनता को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। मैं क्रिटिसाइज कहां कर रही हूं? सोशल मीडिया, मैं तो आपके साथ आज एग्री कर रही हूं। राहुल नहीं, देश का जनता को मैं ना बिल्कुल 2 बजे वो कर रहे। हमको ये बता दीजिए कि सरकार, चुनी हुई सरकार, रात को 12 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को चेंज करने का क्या जरूरत पड़ गई थी? उस टाइम क्या आप सवाल पूछे थे
नहीं पूछे थे। जब पुलवामा बिल्कुल में पूछे शहीद थे, हो रहे थे हमारे दिनों 40 दिन उस पर जवान, डिबेट तब हुई थी, प्रधानमंत्री बिल्कुल जी पूछे कहाँ थे। पे कमरुज़्ज़मान नेशनल चौधरी पार्क में थे, प्लीज छुट्टियां रिसर्च मना करके रहे आया थे। करिए। ये चैनल ऐसा है जहां तथ्य के अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल 4 दिन डिबेट हुई थी, पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, संदिग्ध थी, क्यों हुआ, हर चीज, हर पहलू पर डिबेट हुआ था। लेकिन रोहन गुप्ता जी, इतनी कोशिश करने के बाद भी कमरुज़्ज़मान चौधरी ये नहीं बता पा रहे कि ये रात को 2 बजे वाला मुहूर्त क्या था। नविका जी, पहली बात तो जो आपने कहा वो ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। आप वायनाड के पूर्व सांसद थे, वहां पे इतनी लोगों की मौत हुई आपत्ति में, तो मुझे लगता है कि उस समय पे राजनीति का समय नहीं था। दूसरी बात, हमेशा से ये आक्षेप किया गया कि ईडी जो है वो तो बीजेपी के तरह से काम करती है, रिमोट कंट्रोल है। अरे भैया, उस ईडी में आपके इनसाइडर भी है, तो फिर रिमोट कंट्रोल कैसे हुआ? इसका मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि ईडी में आपके इनसाइडर है तो उसको रिमोट कंट्रोल बोलना बंद कीजिए। तीसरी बात, देखिए नविका जी, जब से परिणाम आए हैं, मैं आपकी बार भी डिबेट में कई बार आपके पास आ चुका, जो पूरा सेंसेशनलाइजेशन का वो एक दौर चल पड़ा है कि हम लोग जीत चुके हैं, 50 से 99 आ गया। जो आप बॉडी लैंग्वेज संसद में देख रहे हैं, जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आज जो बजट की हम बात कर रहे हैं, बजट के ऊपर चर्चा थी, मुझे एक बताइए, बजट का एक भी पॉइंट डिस्कशन में आया नहीं है। क्योंकि जब विपक्ष को लगता है कि अब हमारे पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो कैसे इस कुछ चीजों को सेंसेशनलाइज करें। मुझे लगता है यही उस कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं। पर देश जो है, मुझे लगता है कि पूरा देश इस चीज से परेशान है कि जो विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, वो ये कहते हैं कि मैं ईडी में जाता हूं, मुझे बुलाया नहीं जाता, तो फिर तो डरने की बात ही नहीं थी। अगर आपको लगता था कि नहीं ईडी में आपको इनसाइडर न्यूज है, आप होने देते और फिर देश को बताते। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सेंसेशनलाइजेशन की राजनीति है नविका जी, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएगी और असली मुद्दों की राजनीति होगी। संसद एक पटल होता है नविका जी, जहां आप रियल मुद्दों की बात कीजिए, कॉन्क्रीट मुद्दों की बात कीजिए और देश को बताइए। कब तक आप सेंसेशनलाइजेशन करेंगे? क्योंकि आप अभी भी जो है, विपक्ष ये बात से उबर नहीं पा रहा है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कांग्रेस ने कि अभी उसकी 99 सीट आएगी, अभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। वो चीज खत्म हो चुकी, वो चीज जनता ने आपको दी है, आप उसका सदुपयोग करिए, उसका आप उपयोग करिए कि जनता का भला कैसे करें। आप खुद को ही सेंसेशनलाइज करेंगे। जो वायनाड में 300 लोगों की मौत हुई है, वह संवेदना रखने जगह पर्सनल सेंसेशनलाइजेशन में चले गए हैं, जनता इसको माफ नहीं करेगी। आप बोल रहे हैं कि एक बाजू पैरेट और आपके पास उसमें इनसाइडर है, तो हकीकत क्या है? दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा, सही सवाल उठाया और मैं आशुतोष वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आखिरी चीज, विपक्ष का ये कहना है, नविका जी एक चीज, मैं आ रही हूं आपके पास। विपक्ष का कहना है कि देश में इमरजेंसी है, मोदी डिक्टेटर है, तमाम चीजें कही जाती हैं, ईडी मिसयूज हो रही है। चलिए, हो रही है, लेकिन ताजी ऐसी कौन सी खबर थी, ताजा ऐसा कौन सा एक्शन था जिससे ये कोई प्रूव कर सकता है कि सडनली ईडी फिर से बहुत एक्टिव हो गई है? कुछ ऐसा आया नहीं। अगर चक्रव्यूह वाली स्पीच पर राहुल गांधी कहते हैं बहुत अच्छी स्पीच थी, तो उसके बाद तो स्पीचेस और भी हुई। अनुराग ठाकुर जी की भी स्पीच हुई, वो भी बहुत जिसको कहा जाता है हिट स्पीच थी। वो भी बहुत जगह, हर तरह के लोग होते हैं। इस तरफ में राहुल जी की स्पीच अगर हिट हुई तो दूसरी तरफ अनुराग जी की भी स्पीच हिट हुई, निर्मला जी की भी स्पीच हिट हुई। जाति पूछने पर क्या राहुल गांधी कॉर्नर हो गए? इस वजह से ध्यान भटकाने के लिए ये रात के 2 बजे का ट्वीट आया है ईडी के बारे में, नंबर 1 सवाल। और नंबर 2, त्रासदी में जहां 325 लोग की मौत हो गई है, जहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि वार्निंग स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी और कई स्टडीज थी जो सांसद को भी वहां के पता होना चाहिए था, उनकी संज्ञान में था, लेकिन कभी किसी ने वायनाड की चिंता नहीं की। क्या इस बात से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी का ये ट्वीट आया रात के 2 बजे? धन्यवाद नविका जी। 2 सवालों को दोनों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या अनुराग ठाकुर जी ने जो बात पूछी उससे विपक्ष भाग रहा है या सत्ता पक्ष भाग रहा है, यह आपका सोचना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जाति पूछने की बात होती है वो तो बहुत आसान है भाई, जाति आप पूछ रहे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, डॉक्टर आशुतोष आपकी जाति क्या है, नविका जी आपकी जाति क्या है, ये एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन सदन में ये बोलना कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति गणना की बात करेगा, ये गाली है। ये गाली है किसी भी व्यक्ति की परवरिश की,
उसके माँ और बाप के ऊपर सीधे गाली दी गई है और ये असंसदीय है और पूरा देश नहीं पूरा विश्व मान रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो गोली मारो और कैसे कैसे शब्द ये महानुभाव यूज कर चुके हैं उस पर हमारे प्रधानमंत्री उसको शाबाशी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जो गाली गलौज वाला चेहरा है, वो दिखाई पड़ रहा है और ये सबको पता है। अब दूसरी बात, हमको तो फायदा है, आप बात करो जातियों की, हम जाति जनगणना की बात करेंगे, आप बात करो जातियों की, हम पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। आपके पास पिछले कई सालों से, मतलब लगभग 3 दशकों से आपके पास जातियों का कोई सोल्यूशन नहीं है, जाति जनगणना का सोल्यूशन नहीं है और आप इधर उधर भागते हैं। तो इसलिए विपक्ष नहीं भाग रहा है। तो फिर राहुल गांधी इधर उधर क्यों भाग गए? हाँ, वो ईडी का सवाल क्यों उठा गए? अब आते हैं उस पे। देखिए, हमें तो लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े खुश हो गए होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि 2014 या 19 का इलेक्शन था और रात में तेजस्वी सूर्या का अनाउंसमेंट हुआ था कि वो कर्नाटक में की सीट पे 2:15 या 16 पे ओ माय गॉड मुझे वो मिला है और उस पर तो हजारों लाखों ट्वीट मिलने लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए ना कि मोदी जी भी रात भर काम करते हैं और एलओपी भी काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती किसी सांसद के लिए कि वो जहां घटना स्थल है उसी जगह वो खड़ा हुआ है। वहां नींद कैसे आ सकती किसी को? वो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ है। नींद नहीं आ सकती पर राजनीति करने का समय मिल जाता है। इसमें राजनीति क्या है? वो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है कि ईडी को बुलाओ, इसको बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी कहां गई? अब तो ऐसा 8-8 घंटे 12 घंटे पहले भी बैठाल चुके हैं, ये सदन से निकलवा चुके हैं, उल्टा इनकी सीटें कम हो जाती हैं, जनता हमारे साथ चली आती है। अब समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ईडी सीबीआई ये सब खत्म करें, अब लोगों के लिए बात करें। 10 साल से वैसे भी 10 साल के बाद बैसाखी पे आ गए हैं और वो भी टूटने वाली है कुछ दिनों में। तो इसलिए अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे विपक्ष की एक पार्टी जो है वो इतनी बड़ी है कि बीजेपी को डरा देगी। पूरा विपक्ष बड़ा है, विपक्ष बड़ा है। मिलकर भी बीजेपी से कम सीटें हैं। तो कितनी किसकी बैसाखियां हैं ये नविका जी, आज सहारा उनका लेना पड़ रहा है जिनका डीएनए खराब था और जो धर्म के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं। जरा अमित शाह जी से पूछिए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आप भी किन किन का सहारा ले रहे हैं जिनको साइकिल की सीट से कई बार उतार चुके हैं? साथ में हैं। हाँ। चालू पार्टी जिसको बोलते थे, चिरकुट पार्टी जिसको बोलते थे, आप भी तो उनके साथ हैं। तो इस मुद्दे पे तो अगर बात ना की जाए तो बेहतर है। हम सबके साथ में हैं। हाँ, हम तो बहन जी के साथ भी गए। रोहन जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सबा नकवी जी बहुत जोर से हंस रही हैं। सबा नकवी जी, आप हंस क्यों रही हैं? इतना सीरियस मुद्दा है, रात के 2 बजे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी आ सकती है कभी भी, आप हंस रही हैं। नविका जी, हम लोग को पत्रकारिता के बीच में कभी कभी हंसना चाहिए। जब इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए, पीएम भी रात जागते, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रात पर जागते, तो मैं हंसने लगी। क्योंकि हम लोग देखिए, लेकिन ईडी का जो सवाल है मुझे नहीं पता, और हमारे आपके कमरुजमान कोशिश कर रहे थे, आप सवाल पूछ रहे थे क्यों किया, किसको पता होगा कि 2 बजे उनके जहन में क्या इंफॉर्मेशन आया या क्या स्ट्रैटेजी थी, हमें पता नहीं। लेकिन आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं बता दूं किन लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि ईडी आएगी और आई। आपने संजय राउत का क्लिप दिखाया, ये सब मैं अपने किताब से बता रही हूँ। 22 फरवरी 2022 फरवरी में संजय राउत ने एक खत लिखा चेयरमैन राज्यसभा को कि उनको धमकी मिल रही है उनके पार्टी के लोगों को कि ईडी रेड होंगे अगर वो सरकार तोड़े ना। उस जमाने में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शायद रोहन गुप्ता उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे। खत लिखा उन्होंने प्रिंट में। उसके बाद 3 महीने के बाद संजय राउत जेल गए, पार्टी टूटी, सरकार गिरी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ईडी आएगी, ईडी आई, वो जेल में बैठे हुए हैं। मैं हर केस पे जा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ईडी का रिकॉर्ड जो है। तो राहुल गांधी को शायद इंफॉर्मेशन, राहुल गांधी को एक बार एक बिल्कुल फजूल डेफेमेशन केस में फंसाया गया। वो तो चाहे आप विरोधी भी हो, आपको मानना पड़ेगा कि उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो गई, हो सकता है। और मुझे कोई इसके राहुल गांधी के से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हो सकता है कि उनको इंफॉर्मेशन मिला कि ईडी फिर से आएगी। क्योंकि मैं आपको
एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। जब लोगों ने कहा कि ईडी आएगी, आई। संजय राउत से आप पूछो, उन्होंने खत लिखा है, ये टीवी का बाइट नहीं था, आई ईडी। और मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि बीजेपी को अब ईडी के इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है, और वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिख रहा है नविका जी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान सबके पीछे ईडी गई थी, और फिर वो सब बीजेपी की तरफ गए। और ये अजीत पवार बेचारे, वो तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। और अब असेंबली की तरफ चुनाव हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ईडी एक धमकी का साधन है। इसीलिए जब राहुल गांधी कहते हैं या तो इंफॉर्मेशन है या तो स्ट्रैटेजी है, तो फिर डिक्टेटरशिप तो नहीं है, नहीं तो डिक्टेटरशिप तो नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो फ्री फ्लो आ रही है। नविका जी, हमारे मुल्क का लोकतंत्र किसी ना किसी तरह डिक्टेटरशिप से लड़ लेता है। हम लोग बहुत रोबस्ट हैं और हम लोग हंसते भी हैं। और डिक्टेटरशिप है, लोग सरकार के खिलाफ बोलते भी हैं, उनको इंफॉर्मेशन आती भी है, वो हंसते भी हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप है। और 2 बजे रात को वायनाड में जहां 330 लोग अपनी जान खो चुके हैं, वहां पर राहुल गांधी ईडी की बात करते हैं। सुहेल सेठ, आपको लगता है कि उनका ये फियर सही है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो होने वाला है? कल तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था भारत के लिए। वायनाड में सिग्नल चल रहा है, डेटा अच्छा है क्योंकि वो ट्वीट कर सके, तो ये भारत की टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की को सल्यूट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में 2 ही चीजें हर वक्त समय पे होती हैं, जैसा सबा नकवी ने कहा, एक तो बारिश, और एक जब ईडी, लोग बोलते हैं ईडी आएगी तो आती है। उसमें फिर क्या तकलीफ है? जितनी इज्जत ईडी को मिली है इन पॉलिटिकल पार्टी से, शायद ईडी को कभी जिंदगी में नहीं मिली। जो ये डर कह रहे हैं ईडी का, हमारे देश में जब मैंने लास्ट चेक किया अबाउट 5 मिनट्स अगो, हमारे देश में जुडिशरी है, कानून है, न्यायपालिका है, न्यायपालिकाएं हैं। तो अगर ईडी ने कुछ गलत किया या कुछ गलत करेंगे तो इनके पास इतने लॉयर्स हैं कि वो ईडी की धज्जियां उड़ा दें। और नरेंद्र मोदी इतने भी स्टूपिड नहीं है कि वो ईडी का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग इस पैनल डिस्कशन पे और ऐसे कई पैनल डिस्कशन पे ये कहें कि देखिए इन्होंने ईडी का नाजायज फायदा लिया। मैं समझता हूं कि जब रियल मुद्दे नहीं होते ना, तो ये डिस्ट्रैक्टिव मुद्दे होते। आप अगर भय और अगर आप फेयर स्प्रेड करना चाहते हैं तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। एक बहुत वरिष्ठ एडिटर ने ये भी कहा था कि भाई सेना रायसेना हिल पे आ रही है, तो ये सब बातों का कोई मतलब है नहीं। जब ईडी आएगी, नाविका कुमार को भी पता होगा, सबा नकवी को भी पता होगा, राहुल गांधी को शायद पहले पता लग जाए, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी ने इतने सालों से देश चलाया है। मैं इसकी कोई चिंता नहीं करता। जब वो ईडी आएगी तो आएगी। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों डर रहे हो? अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये अगर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है तो ये भी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, क्योंकि ईडी, जब संजय राउत ने चिट्ठी लिखी, ईडी गई तो, वेदर दे ब्रोक द पार्टी और नॉट, ईडी तो गई ना। अब ईडी की ये एक चीज है, ईडी हमारे एमसीडी से भी एटलीस्ट बेटर है ना। एमसीडी जब बारिश होती है वो तो जाती ही नहीं, पर कम से कम ईडी तो जाती है। तो कुछ चीजें हमें इस देश में खुश होनी चाहिए। हम अब इस देश में हर चीज में हम लोग नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त बिटरनेस। अब अगर लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो मुझे खबर मिली है ईडी आएगी, और अगर ईडी नहीं आई तो फिर बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी हमें निराश कर दिया। नहीं, अब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी डर गए। आज ईडी आने वाली थी, पर अब नरेंद्र मोदी डर गए हैं। आशुतोष वर्मा, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, मैं बहुत बढ़िया तरीके से सुन रहा था सुहेल सेठ जी ने। देख, कुछ और भी चीजें बहुत रेगुलर है यहाँ पर, जैसे आपने कहा कुछ अच्छी चीजें हैं कि ईडी भी आती है, और उसके बाद क्या कहते हैं, क्या बोला उन्होंने, एमसीडी नहीं आती। हाँ, लेकिन उसके बाद और भी कुछ रेगुलर हो रहा है, जैसे हमारे वहाँ रेल हादसे भी रेगुलर हो रहे हैं। रेगुलर हर दूसरे दिन एक होना ही एक्सीडेंट है, एक नेचुरली बन गया है। हमारे वहाँ हर दूसरा एग्जाम लीक होना ही होना है, ये एक नेचुरल, ये भी तमगे हैं। सुहेल सेठ जी तो एजुकेशन अच्छे स्पीकर रहे हैं, बोले भी इस पे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका क्या बिगाड़ पाएंगे आप, जिसका आप 8 घंटे 12 घंटे पहले ही बैठा चुके हैं।
जो अपने आपने सदन से जिसको आपको बाहर निकाल दिया। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी है, उनकी बात खत्म हो जाए तो सुहेल जी आ रही हूँ आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बहुत कोशिश करी कि सदन से बाहर चला जाए, फिर वो आदमी 4.5 लाख वोट से जीत जाता है। मोदी शायद 2 लाख से जीते थे, खैर 10 लाख से जीत रहे थे। और क्या करेंगे भाई, पिछड़ों की आवाज तो उठाएगा वो, और वो वहां पे सीधे कहते हैं ना अर्जुन के मछली की आंख में तीर मार रहा है, तो ईडी भी आएगी, तोड़ी भी जाएगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करने वाला एक आदमी नहीं है, वहां 2-2 लोग खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नकाब उतरता हुआ जा रहा है। अब आशुतोष जी, इस देश में जो नॉर्मल कंप्लेंट है कि जो प्रॉमिस होता है वो कभी डिलीवर नहीं होता, अब आपको इससे भी गिला शिकवा है। अगर किसी ने कहा कि ईडी आएगी और आ जाती है, तब आपको क्या आपत्ति है? एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है इस देश में। नंबर 1 नहीं पढ़ा, उन्होंने ये भी कहा कि हम चाय और बिस्कुट मंगाएंगे। मैंने आपको इन्होंने ये भी कहा पूरी पढ़िए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। बताइए ना, आप देखिए अखिलेश यादव नहीं, राहुल गांधी ने पूरी पार्टी रखी है, चाय बिस्किट पिलाएंगे, स्वागत करेंगे। हम इससे आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अखिलेश। अब जिस दिन अखिलेश ने लाल टोपी नहीं पहनी तो मैं भी डर जाऊंगा कि भाई लाल टोपी क्यों नहीं पहनी, पर वो रोज लाल टोपी पहनते हैं। तो देयर इज अ बेनिफिट इन प्रेडिक्टेबिलिटी इस देश में। लेकिन इसमें एक डर भी है। एक कहानी आपने सुनी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया, आप कहते रह गए, और फिर शेर जिस दिन असली में आता है तो उस दिन आपको मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन कमरू जी, पंचतंत्र की कहानियां उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बहुत चल रही हैं, इनमें कुछ है नहीं। वास्तविकताओं पे आइए, जनता आपको नकार चुकी है। नहीं, तो वास्तविकताओं पे तो राहुल गांधी को ट्वीट करना चाहिए। और कमरू जमान चौधरी, राहुल गांधी ने पहले तो ये कहा था मैं डरता नहीं किसी से, ईडी जिस दिन बुलाएगी चला जाऊंगा। अब ईडी आ रही है, रेड होने वाला है, रात के 2 बजे होने वाला है, फिर एक एडजर्नमेंट मोशन आ जाता है। मतलब हाल फिलहाल में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं जहां पर ये बात हो। और दूसरी बात, ईडी आएगी, ये तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे जब कोई अता पता नहीं था। ईडी आएगी, 4 और मंत्रियों के ऊपर आएगी, आतिशी जी के भी ऊपर आ जाएगी, सौरभ भारद्वाज के ऊपर आ जाएगी। ईडी गई नहीं। अब ये प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या होगा, ये क्या होगा? और मनीष सिसोदिया के घर ईडी गई, अरविंद केजरीवाल के पास ईडी गई, दोनों अरेस्ट हुए और जेल में है, और मामला कोर्ट में है। कोर्ट में कई बार बेल की प्ली लगा चुके हैं, और छोटे कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, सीबीआई ईडी कोर्ट में नहीं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और अभी तक तो बेल नहीं मिली है। तो आप कह दीजिए कि कोर्ट भी गलत है, बीजेपी भी गलत है, ईडी भी गलत है। कमरू जमान चौधरी, ये क्या बात हुई? वो आपको गाना याद है? नाविका जी देखिए, ये तो एक सोची समझी टूल किट ऑलरेडी तैयार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इस्तेमाल करो, ऑपोजिशन का पार्टीज के नेताओं को पकड़ो, उनको किसी ना किसी तरह से केस उनको दे दो। क्योंकि हमने तो पीएमएलए 2019 का अमेंडमेंट भी कर दिया, ताकि उसमें जो है कि कोर्ट का परमिशन चाहिए नहीं किसी को अरेस्ट करने के लिए। आपने अरेस्ट भी किया, सरकारें भी गिराई, और जो है कि जो अजीत पवार से लेकर आदित्य तटकरे तक, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये सब आज चले गए हैं कहां पे? नरेंद्र मोदी जी के साइड में। तो इनका ऊपर ईडी का केसेस भी माफ होते जा रहे हैं एक के बाद एक। महुआ मोइत्रा बेचारी जो है कि बहुत सारी चिल्लाती है पार्लियामेंट में, इसका सदस्यता रद्द कर लो। राहुल गांधी जो है कि गले में हड्डी बनकर बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसका भी सदस्यता कैंसिल कर लो। अरविंद केजरीवाल को जब एक अदालत बेल देने वाली है तो दूसरा सीबीआई जाकर पहुंच जाती है वहां पे, उनके ऊपर में झूठा मुकदमा और एक लगाकर बैठ जाओ उनको। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला तो दूसरा कोर्ट में अभी तक जमानत मिलना बाकी है। ये छोड़ दीजिए, आप हेमंत सोरेन को देखिए कितना दिन जेल के अंदर में रखे, पर आ गए ना बाहर। देश में कोर्ट चल रहे हैं ना, आ गए ना वो बाहर। रोहन गुप्ता जी, मुद्दा ये है कि मामले कोर्ट में जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ईडी पकड़कर किसी को ले जाती है तो मामला कोर्ट में नहीं जाता, कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। लेकिन ये रात के 2 बजे वाला ये कौन सा राज है? ये पूरे देश में हर आदमी समझना चाहता है कि रात को 2 बजे आप लोगों को क्यों डराते हैं।
नविका जी, मुझे लगता है कि राज के पीछे जो सेंसेशनलाइजेशन की जो राजनीति है कि भाई एक विपक्ष के नेता अपने आप को एक रॉबिन हुड की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूं, मैं पिछड़ों के साथ हूं, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र की बात की। नविका जी, मैं आपके सामने आधिकारिक रूप से 3 सवाल विपक्ष को पूछना चाहूंगा कि आप दलितों की और पिछड़ों की बात करते हैं। जो तेलंगाना राज्य है जहां पे आप एससी की बात कर रहे हैं, 67% आपने बजट वहां पे कम कर दिया, तब आपको दलित याद नहीं आते, तब आपको देश की जनता के सामने सवाल ही करते। जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में आपने 4% आरक्षण कम करके तुष्टीकरण के लिए माइनॉरिटी आरक्षण की बात की, तब आपको दलित ओबीसी याद नहीं आते। जो तमिलनाडु, जो इंडी गठबंधन का राज्य है, वहां पे 25 दलितों की मृत्यु होती है जहरीली शराब पीने के बाद, एक ट्वीट कहीं पे वहां तब नहीं जाते हैं। अरे वायनाड गए तो थोड़ी बाजू में तमिलनाडु भी जाके आइए, वहां पे भी लोग मरे हैं क्योंकि आपकी वहां पे सरकार है, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, तब दलितों की बात नहीं होती। देखिए, दोहरी राजनीति नहीं हो सकती नाविका जी। अगर आप एक बात करते हैं, अगर आपका नैरेटिव सही है तो आपको उसके ऊपर यू हैव टू वॉक द टॉक, वेदर इट इज इंडी गठबंधन स्टेट और ऑपोजिशन। आपको अपनी बात पे खरा समझने के लिए, देश की जनता में नैरेटिव सेट करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। वहां पे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं, जहां बीजेपी का राज्य आता है वहां पे आपको दलित और पिछड़े आ जाते हैं। और एक चीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में, नविका जी प्लीज इनको चुप करवाइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। चौधरी जी, रोहन जी अपनी बात खत्म कर लें। और एक चीज, आपका दर्द मैं समझ रही हूं, पर आती हूं आपके पास। रोहन जी अपनी बात खत्म कर ले। और एक चीज नविका जी, और एक चीज, आज संसद में एक चक्रव्यूह की बात की, एक सेंट्रलाइजेशन करने की बात की कि देखो मुझे हर तरह से घेरा जा रहा है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की, अडानी अंबानी की बात की। वही इंडस्ट्रियलिस्ट जब तेलंगाना में 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां के सीएम उनके साथ तस्वीर साझा करते हैं, तब उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। अरे आप मुद्दों पे बात कीजिए ना, आप षड्यंत्र की बात करते हैं। कौन सा षड्यंत्र आपके खिलाफ हुआ है? जो ईडी की आप बात कर रहे हैं, 2 साल पहले आपसे पूछताछ हुई, उसके बाद कौन सी ईडी की आपके ऊपर कार्रवाई हुई? ये सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं चल सकती। और इसीलिए जब बजट के ऊपर जवाब देना था नविका जी, उन्होंने षड्यंत्र वाला एक नैरेटिव गढ़ा, वो लंबा नहीं चला अनुराग ठाकुर की स्पीच के बाद। तब उनको लगा कि इनका नैरेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट है उस नैरेटिव को बचाने के लिए हुआ है। पर देश की मैं पब्लिक के सवाल उठा रही हूं। पीसी तिवारी का हल्द्वानी से सवाल है, राहुल गांधी का डर बिल्कुल बेटिकट रेल यात्रा करने वाले उस यात्री की तरह है जो जिसको समोसे बेचने वाला भी टिकट कलेक्टर लगता है। क्या वायनाड हादसे से ध्यान हटाने का ये राहुल गांधी का नया डर है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो विपक्ष के नेता हैं और संस्थाओं के बारे में उनके इस तरह के बयान से क्या असर पड़ेगा? क्या वो देश हित का मजाक नहीं उड़ा रहे? अशोक कुमार सिंह का पंचकूला से सवाल है, जो राहुल कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता, वो रात के 2 बजे क्यों ईडी से डर रहे थे? जवाब दीजिए कमरुज़्ज़मान चौधरी जी। देखिए, मैं आपका दर्शकों का तो कड़ा जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इन जनरल में एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स निष्पक्ष होकर जिस तरह से जो संस्थाएं बनाई गई जिस पर्पस के लिए अगर वो काम करती है, तो शायद मेरा नेता राहुल गांधी ये ट्वीट नहीं करते। लेकिन आज भारतमाला प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ों का घोटाला अकाउंटेंट जनरल ने ऑलरेडी फ्लैग किया, लेकिन एक बार भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच के लिए नहीं पहुंचती। और जहां सेंसेशनलाइज का बात करते हैं, वहां इनका नींद क्यों हराम हो चुका है? क्योंकि राहुल गांधी जहां प्रॉब्लम हो रही है हिंदुस्तान में, चाहे मणिपुर हो, चाहे वायनाड हो, चाहे हाथरस हो, और चाहे किसी और गरीब दलितों का ऊपर जुल्म हो रहा है, वहां राहुल गांधी पहुंच जा रहे, लेकिन हमारा जो है कि पापा जी नहीं पहुंच पा रहे। यही इनको सता रही है, इनका नींद हराम कर चुकी है आज तक। ये प्रॉब्लम जो है कि अच्छा, आप मुझे छोटी सी बात बता दीजिए, और मैं आशुतोष वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस के जमाने में डीए केस नहीं हुआ था मुलायम सिंह यादव पर? तब क्या सही उपयोग हो रहा था? आज आप उनके साथ बैठे हैं, भूल गए हैं वो वक्त? देखिए नविका जी, 2 बात होते हैं, इंटेंशंस किसके क्या है और कहां है। अच्छा, तो उनके नोबल इंटेंशंस। मैं बात मेरी पूरी कर लीजिए। उन्होंने ईडी, सीबीआई पे केस किया, और जिस भी लोगों ने तोता और क्या मैना की संज्ञान दी, उसके बाद पब्लिक ने क्या हश्र किया इन लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी कमोवेश वही काम कर रही है। अजीत पवार को आप गाली देते हैं, अजीत पवार को अगले दिन डिप्टी सीएम बनाते हैं। प्रफुल्ल पटेल को आप गाली देते हैं, प्रफुल्ल ईडी भेजते हैं, उसके पास उसको आप वापस एनडीए में लाते हैं। यही हाथ आप छगन भुजबल के साथ करते हैं, और आपको सारे परेशानी। तो जो संस्थाओं की बात किसी ने कही है
तो इस देश में संस्थाओं की वाकई जो स्थिति दयनीय है, उसमें मोदी सरकार का सबसे बड़ा काम है। और ये इतिहास में लिखा जाएगा, आज नहीं आगे भी, कि जिस प्रकार से जो पब्लिक संस्थाएं हैं, खासकर ईडी, सीबीआई और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको किस तरीके से पिंजड़े में रखने वाला तोता ही नहीं, मैं तो कहता हूं उससे बुरी हालत में बनाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सुहेल सेठ जवाब देना चाहते हैं। सुहेल सेठ। नहीं, कमरुज़्ज़मान और आशुतोष बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। उनका लॉजिक ये कहता है कि जहां जहां ईडी को यूज किया और जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, उन लोगों की हालत खराब हो गई। आपको तो फिर इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर ईडी राहुल गांधी के साथ करेगी, कांग्रेस और जीतेगी। तो आप दो इलॉजिकल कैसे बन गए आप लोग? आप एक्चुअली आपको सपोर्ट करना चाहिए ईडी एक्शन, क्योंकि आपके लॉजिक के मुताबिक जब भी ईडी एक्शन हुआ किस आदमी के ऊपर और वो आदमी बीजेपी में आया, उस आदमी की हालत इलेक्शन में खराब हुई, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आपको तो रोज ईडी को बुलाना चाहिए, आपको तो ईडी को निमंत्रण देना चाहिए, आपको ईडी को चाय पिलानी चाहिए। आइए चाय बिस्किट खिलाएंगे, बिस्कुट सब खिलाई जाएगी और ईडी सीबीआई ऐसे ही चलेगी। मैं आपके लॉजिक पे जा रहा हूँ आशुतोष, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, मैं आपके लॉजिक पे जा रहा हूँ। आपने कहा कि एक मिनट, आपने कहा अजीत पवार, एक मिनट, आपने कहा अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जब बीजेपी आए, देखा उनकी क्या हालत हुई इलेक्शन में, आपका ये स्टेटमेंट था। तो उस लॉजिक के द्वारा मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो इनकरेज करना चाहिए, आपको तो स्वागत कर रहे हैं। तो रोज ईडी के घर जाना चाहिए और बोलना बेटा आओ मेरे पास। सुहेल जी सुनिए तो मेरी बात मेरे पास। सुहेल जी नहीं, पर अभी तो 15 साल हो जाएंगे आपके विपक्ष में, कब आपके लिए ये काम? अभी तो 5 साल का। अरे ये साल भर सरकार नहीं चलने वाली है, 15 साल की बात कर रहे हैं। पहले जो 10 खत्म हुए उसकी बात कीजिए, ये साल भर नहीं चलने वाली है। लॉजिक लॉर्ड है आशुतोष जी, साल भर नहीं चलेगी सरकार। रोहन गुप्ता इस सवाल पे आती हूँ, लेकिन पब्लिक के कुछ और सवाल है। हम इनकरेज कर रहे हैं, नहीं हम वेलकम कर रहे हैं। आइए ईडी भेजिए, चलिए। वालों में से नहीं है। एक मिनट, ईडी आ रही है। एक मिनट, अगला पब्लिक का सवाल मंजुला का नोएडा से सवाल है। गीता में लिखा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, फिर राहुल जी को किस बात का डर है? पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है। राहुल चाय बिस्कुट ऑफर करके अपने को निडर साबित कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पोस्ट आधी रात को ना करते तो ज्यादा निर्भीक नहीं लगते? अनिमेश कुमार का वाराणसी से सवाल है। इंडिया गठबंधन में क्या कंपटीशन चल रहा है कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए कोई भी बयान दे दो? शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है। क्या राहुल जी ने अंकल सैम को छोड़कर अपना गुरु सर जी को बना लिया है? सर जी समझ रहे हैं ना, आपके एक और अलायंस पार्टनर है अरविंद केजरीवाल, जिनको सर जी कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग अब सर जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? मुझे लगता है कि पहले तो ये कहना कि इंडिया गठबंधन से इन्विटेशन कार्ड बनाइए, ईडी को रोज बुलाइए और आप पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी हो जाएगी। आप स्ट्रैटेजी यूज करिए ना। ओके, मार्केटिंग गुरु बता रहे हैं। मार्केटिंग गुरु बता रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। नहीं, फिलहाल उनको बीजेपी की देखिए, अगर हम तो किसी भी बात पे इस बात, सुहेल जी मैं बोल लूं, आप बोलेंगे? नहीं, आप बोले, प्लीज कंटिन्यू, आप कर लीजिए। नहीं, आपकी नहीं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि पहले तो ये बात ही गलत है कि कहीं भी इंडिया अलायंस इससे परेशान है। आप लोग थोप रहे हो कि हम डर रहे हैं। हम कहां डर रहे हैं? हम तो चाय बिस्कुट बुलाएंगे, आएंगे, खाएंगे। परेशानी जिनको हो रही है वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं कि जनता के पास जाएंगे। जनता खुद जवाब दे रही है। एक आदमी को 4.5 लाख वोट से जिता रही है, एक जगह से 2.5 लाख से जीत रहा है, और जो आदमी 10 लाख का ख्वाब देख रहा है वो लाखों वोट से भी नहीं जीत पा रहा है। जो 56 इंच का सीना था उसके पास 56 सीटें नहीं बची हैं। स्थिति आप खुद जान रहे हैं क्या। बिल्कुल, और भी सवाल है जनता के। नारायण अग्रवाल का गुरुग्राम से सवाल है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी डर गए हैं। कैसे? मोदी जी तो तानाशाह थे और तानाशाह को तो डर नहीं लगता। राजेश कुमार शर्मा का व्हाट्सएप पर सवाल है। या तो राहुल गांधी उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने उन्हें जानकारी दी, या फिर देश से माफी मांगे। केपी यादव का बदायूं से सवाल है। 4 जून के बाद राहुल और अखिलेश कल तक अयोध्या कर रहे थे, अब अयोध्या रेप कांड पर चुप्पी क्यों है? जनता जो है, जनता से कुछ छुपा नहीं रह सकता। नहीं, मुझे फिर हंसी आ गई, अयोध्या हार गई बीजेपी। खैर कोई बात नहीं। देखिए, रेप कांड बहुत संवेदनशील है, और मुझे लगता है कि बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर
कि वो सवाल उठता है। और मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री उस पर रेप में मजेदार क्या हो सकता है? नहीं, रेप में क्या मजेदार? मेरी बात को समझिए, मैंने कहा रेप हो रहा है और मजेदार बात यह है कि उसको मुख्यमंत्री अपने ऊपर तमगा लगा रहे हैं कि हमने पकड़ लिया। अरे आपके वहां पर पिछले पर ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, आप कुछ कहेंगे? 4 लाख आपने निकाला पार्टी से, 4,45,000 आपने निकाला पार्टी से मोहित खान को। कार्रवाई कर दी है हमने, क्या कार्रवाई? हमने कार्रवाई पार्टी से हटा दिए जाएंगे, लेकिन हटा दिए जाएंगे। अरे भाई उस पर चपके आएगा, अभी सेशन चल रहा है, हमारा कार्रवाई होगी। इसमें हमारी परेशानी ये है कि जो कानून लॉ एंड ऑर्डर में बात कर रहा है व्यक्ति, वो खुद बता रहा है कि रेप हो रहा है, वो खुद आ रहा है खुलेआम जो है लखनऊ में छेड़खानी हो रही है और फिर अपने आप के तमगा दे रहा है। ऐसी सरकार देखी आपने कभी? लेकिन ये वही सरकार है जिसमें लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी आशुतोष जी नहीं हो सकता, क्योंकि 12 साल की लड़की के साथ अगर जिस तरह से ये अलेजिड रेप की बात चल रही है और आपके ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है, अवधेश जी जो आपके पोस्टर बॉय हैं अयोध्या के, उनसे सवाल पूछा गया तो भाग गए, मुझे पता नहीं, तस्वीरें हैं दोनों की साथ साथ। जी उसकी स्थिति आप सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार की, 30 घंटे तक वहां पे एफआईआर नहीं लिखी गई, नंबर 1। नंबर 2, जहां पे चल रहा था वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुलिस चौकी उनके घर में बना रखी थी। ये तो हालत है उत्तर प्रदेश पुलिस की। बिल्कुल मैं मानती हूं, सवाल नहीं उठाएंगे, मैं बिल्कुल उठा रही हूं, बिल्कुल उठा रही हूं कि अगर पुलिस चौकी किसी समाजवादी पार्टी के नेता के घर से चल रही थी तो क्यों चल रही थी, और कोई वहां पर पुलिस में संज्ञान क्यों नहीं ले रहा था? लोकल पुलिस अगर पूरी तरह से मिली हुई है इस तरह के नेता से, बाहुबलियों से, तो सरकार वहां क्या कर रही थी? सवाल ये बिल्कुल है, लेकिन सवाल के जवाब कब आएंगे इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज एक सवाल और भी है। राहुल गांधी जब 2 बजे रात को ये ट्वीट कर रहे थे, उस वक्त एक चिट्ठी आई थी केरल सरकार से, और केरल सरकार ने कहा था वायनाड में जहां 330 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और अभी भी पूरे आंकड़े सामने नहीं आए हैं, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, उस सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि मीडिया से कोई बात नहीं करेगा और कोई साइंटिफिक एजेंसी वहां जाएगी नहीं। वो नोटिफिकेशन जो आज विड्रॉ करना पड़ा। इमरजेंसी इस देश में कौन लगाना चाहता है, किसकी क्या मानसिकता है, ये तय करेगी देश की जनता। ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि दर्शक, वोटर और इस देश के नागरिक आप हैं। आप सब मेरे साथ जुड़े सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम पैनलिस्ट का भी मैं धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।